स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय पर आधारित प्रश्न सेट 2 को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करें अगर पहले सवाल से, तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। 4 कथन हैं। उसके बाद हमको कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा है कि भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। और चौथा है 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। 1 और 4 सही हैं, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनाई गई। गोलकनाथ केस में, मिनर्वा मिल केस में, बैंक राष्ट्रीयकरण केस में, या फिर टीएम पाई केस में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, देखिए ये दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ की बात कर रहा है। तो गोलकनाथ केस में हुआ था, जो कि 1967 में ये केस हुआ था। इसमें 11 न्यायाधीशों की एक बेंच बैठी थी, तो ये दूसरी सबसे बड़ी बेंच थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बेंच की बात करें तो वो केशवानंद भारती केस था, जिसमें 13 जजों का बेंच बैठा था। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, गोलकनाथ केस में। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गोलकनाथ मामले में, A.K. गोपालन मामले में, केशवानंद भारती मामले में, या फिर मेनका गांधी मामले में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और जो ये निर्णय आया था ये केशवानंद भारती के खिलाफ आया था, लेकिन इसी निर्णय में संविधान संशोधन की जो शक्ति थी संसद की, उसको स्वीकार किया गया। और ये कहा गया कि जो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति है वो संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचे में परिवर्तन की शक्ति को नहीं प्रदान करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, केशवानंद भारती मामला। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, या फिर अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे सही विकल्प है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी यह धारणा व्यक्त की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वाद दिए हैं और उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। तो पहला वाद है इंदिरा साहनी वाद। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत यानी कि क्रीमी लेयर की बात की गई थी। दूसरा विकल्प है विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, इस मामले में आया था। सी, मेनका गांधीवाद, अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। और डी है बेला बनर्जीवाद, जिसमें विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग नहीं है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे जो विकल्प डी है बेला बनर्जीवाद, ये युग्म गलत है। ये जो बेला बनर्जीवाद है ये पश्चिम बंगाल भूमि विकास और नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। और ये विदेश यात्रा का अधिकार की अगर हम बात करें तो ये दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मेनका गांधी मामले में माना गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
4 विकल्प हैं, अनुच्छेद 131, 132 और अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, या फिर अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, किसके तहत या कैसे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदाती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। जब कोई ऐसा मामला फंसता है जो संविधान की व्याख्या से संबंधित हो तो ये अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार क्षेत्र रखता है, यह केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, और चौथा है या डी है कि यह मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, यह मूल अपीली और परामर्शदात्री संबंधी क्षेत्राधिकार यानी सभी प्रकार का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सुधारात्मक याचिका सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? बताना है किस अनुच्छेद के तहत सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, अनुच्छेद 142। अब इससे जो संबंधित केस था वो रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 में ये केस आया था, उसके तहत। ठीक है, अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? 4 विकल्प हैं, अनुच्छेद 137, 130, 139 या फिर 138। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, अनुच्छेद 137। देखिए, जो पुनर्विलेखन है या फिर जिसको जजमेंटल रिव्यू बोलते हैं कि वो अपने आदेश का पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 के तहत करता है। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन है, इन्हें बताना है कौन सा कथन सही है। इसको आप है ना, पहला कथन है कि भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाया गया निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। तीसरा है कि मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के आदेश का पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। और डी है कि उच्चतम न्यायालय को अपने आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है। यहाँ पे सही हो जाएगा, सही विकल्प बी है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, फिर 4 विकल्प हैं, इसमें ए है सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, और डी है कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी। जुडिशियल रिव्यू ये है कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, जो राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं अगर वो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करें तो इनको असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जा सकता है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ प्रचलित है या कहाँ प्रचलित है? केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, भारत और यूएसए दोनों में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 127, 122, 126 या फिर अनुच्छेद 139 के तहत? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, अनुच्छेद 122 के तहत। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोई भी संविधान संशोधन जो है कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, चार कथन है। पहला कथन है कि वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर तीन स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है, या फिर विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। सी है कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है और सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। तो बताना है कि इनमें से क्या होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो ये था भाग 2 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नों का एक सेट। नमस्कार, जय हिंद।